नमस्कार, मैं आर्यन यादव, अपर निदेशक प्रशिक्षण। पिछले सत्र में मैं बता रहा था कि एक जज के लिए टेम्पलेट्स की क्या उपयोगिता है और ऑर्डर्स के एक टेम्पलेट का मैंने उदाहरण देकर बताया था कि कैसे टेम्पलेट बनाया जाए ताकि वास्तविक आदेश जब उस टेम्पलेट के थ्रू बाहर आए तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो। ऑर्डर और जजमेंट लिखने की जो कला है उसमें स्ट्रक्चर का बहुत महत्व है। आप लोग स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जितना जल्दी ऑर्डर जजमेंट लिखना सीख जाएंगे उतना ही आपके लिए भी सहूलियत होगी और बिना किसी तनाव के जजमेंट्स को धीरे धीरे कंप्लीट एक उसका रूप दे देंगे और जो पक्षकार, अधिवक्ता या अन्य कोई आपके उस जजमेंट को पढ़ेगा तो वो भी जब स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है तो आसानी से वह समझ सकता है कि आपके जजमेंट में कौन सी बात कहाँ पर है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होने से मेरा मतलब ये है कि जजमेंट शुरू हुआ और जहाँ समाप्त हुआ उसके बीच में कई सोपान हैं। वह किसी को भी मिस कर जाए या किसी को भी आगे पीछे कर दें तो उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा और अनावश्यक एक भ्रम पैदा करेगा। तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ऑर्डर्स में मैंने बता दिया। अब मैं एक निर्णय का, सिविल बात में निर्णय का टेम्पलेट आप लोगों को डिस्कस करता हूं आप लोगों से कि कैसे बनाएंगे। टेम्पलेट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके दिमाग में इतना आपकी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए कि आप एक जजमेंट में वो सारी बातें आप कल्पना करके वो बातें उसमें डाल दें जो कि हर जजमेंट में कॉमन होती हैं। जितना ही ज़्यादा आप इन बातों का वर्णन उसमें पहले से रखेंगे उतना ही आपका समय बचेगा, उतना ही आसानी से आप अपने निर्णय को दे सकेंगे और किसी चीज़ के छूटने की आशंका नहीं होगी। हर प्रकृति के वादों में कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ ऐसे बिंदु होते हैं, विधिक बिंदु होते हैं जिनका डिस्कशन अति आवश्यक होता है। निषेधाज्ञा के बाद में अलग चीज़ें होती हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मामले में कुछ अलग विधिक बिंदु होते हैं। डिक्लेरेशन के मामले में कुछ अलग होते हैं। मनी सूट के मामले में तो वो पिकुलियर बातें जो कि डिफरेंट प्रकृति के वादों के संबंध में होती हैं
उनका टेम्पलेट के भीतर रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर पहले से वो टेम्पलेट में हैं तो आप जब भी कोई जजमेंट लिखाएंगे तो विश्वास मानिए कोई चीज़ स्किप नहीं होगी, कोई आपके नज़र से बचेगी नहीं कोई चीज़, हर चीज़ आप अच्छी तरह डिस्कस कर ले जाएंगे और एक परफेक्ट जजमेंट आप दे पाएंगे, एक तर्कसंगत जजमेंट दे पाएंगे। तो अब हम आप के सामने एक निषेधाज्ञा के वाद से संबंधित टेम्पलेट की चर्चा कर रहे हैं। आप देखेंगे कि न्यायालय का नाम, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम और सिविल वाद संख्या छोड़ते हुए और नाम बनाम में नाम छोड़ करके टेम्पलेट में इतनी बातें पहले से रख सकते हैं और जब आप को लिखना होगा तो इसमें सिर्फ अब वाद संख्या और पक्षकारों का नाम लिख दिया आपने, तो शीर्षक पार्ट जो है आपका पूरा हो गया। तो आपने देखा कि जजमेंट के जो शुरुआत होती है तो पहले उस न्यायालय का नाम होता है जिसका वो निर्णय है, साथ ही साथ पीठासीन अधिकारी का नाम होता है जिन्होंने वो निर्णय दिया है। सिविल वाद की संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है और पक्षकारों का नाम। एक स्टेप पूरा हो गया। अब आप बीच में हेडिंग देते हैं निर्णय करके, ये निर्णय हेडिंग देंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पैरा जहां से आप शुरू करते हैं वो है इंट्रोडक्शन। जिस बात में आप निर्णय देने जा रहे हैं उसको आप इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। पहले प्रथम पंक्ति में ये बताएंगे आप कि यह किस प्रकृति का वाद है और उसके बाद ये बताएंगे आप कि जो वाद है जिसके बारे में आप निर्णय लिखाने जा रहे हैं उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। ये उस वाद के इंट्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट है। वाद प्रस्तुत वाद स्थायी निषेधात्मक व्यादेश का है। अब टेम्पलेट में ये लाइन अब एक बार आ गई तो ये बार बार लिखने की, निषेधाज्ञा का जो भी वाद होगा स्थायी निषेधात्मक व्यादेश का, वह जो है कि वहां रहेगा। यह वाद बीच में खाली है के संबंध में है। अब ये किसके संबंध में है? विवादित भूमि कहां पर स्थित है, किस गांव में स्थित है, उसकी चौहद्दी क्या है, ये सारी बातें, या उसका कोई नंबर है, सिकमी नंबर है या गाटा नंबर है, प्लॉट नंबर है, ये सब बातें उस इंट्रोडक्शन में दे देंगे। तो आप ये पहला जो है टेम्पलेट की और स्ट्रक्चर्ड जजमेंट का पहली लाइन जो है इंट्रोड्यूस करती है। जो भी पढ़े जजमेंट
तो उसको पहली लाइन पढ़ने के बाद ही पता चल जाए कि ये किस प्रकृति का वाद है और इस वाद की विषय वस्तु क्या है, किसके संबंध में ये वाद है। उसके बाद आते हैं सीधे वाद कथानक बताने। वाद कथानक वही ऑफिसर टू द पॉइंट बता सकता है जिसने उस वाद के अभिवचनों को पूरी तरह से पढ़ा है। वाद और प्रतिवाद में जो भी अभिवचन आते हैं उसमें ढेर सारी अनावश्यक बातें होती हैं जो कि वाद कथानक बताते समय उनका लिखा जाना जरूरी नहीं है। अगर पीठासीन अधिकारी के रूप में आपने वाद कथानक को ठीक से पढ़ा नहीं है, अभिवचनों को ठीक से नहीं पढ़ा और दे दिया वैसे ही, जो कि गलत प्रथा है कि स्टेनो से कह दिया कि आप इसके फैक्ट निकाल दो, तो वो क्या फैक्ट निकालेगा। फैक्ट समझने का काम जज का है, क्या फैक्ट मेंशन करना है क्या नहीं करना है, तो जज को फैक्ट बताना चाहिए। वो पॉइंट संक्षेप में कैसे आएगा। अब वो शुरू करेगा यह कि मैं फला जगह का निवासी हूँ, फला काम करता हूँ, फला हमारे ये हैं वो हैं, दुनिया भर की बातें कहेगा। विवाद के संबंध में, विषय वस्तु के संबंध में सिर्फ इतना कहेगा कि ये विवादित भूमि मेरी अपनी है जिस पर मैं काबिज दखिल हूं, और कैसे है, चाहे वो बाई सेल डीड है या खतौनी में उसका नाम है या डी बस्कित के खसरे में उसका सिकवी नंबर पर नाम है, मकान मेंशन है, जो भी तरीका है। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि वह विवादित भूमि उसकी है और वो कैसे है वो बताया है। तो इतना ही लिखना है। कथानक जब लिखेंगे तो एक लाइन में ये बात कर देंगे कि ये जो भी भूमि है फला गांव की भूमि है, फला स्थान की भूमि है, और वादी इस पर काबिज दखिल है, और रिकॉर्ड्स में यदि है कोई तो उसका नाम उस पर दर्ज है। निषेधाज्ञा के बाद में जनरली कॉज ऑफ एक्शन यही आता है कि प्रतिवादी जो कि सर्कस किस्म का आदमी है, उसकी बुरी नीयत, बुरी नज़र उसके प्लाट पर पड़ गई है, वह उसमें बढ़कर तामीर करना चाहता है। इसके लिए उसने मटेरियल, ईंट, बालू, सीमेंट इत्यादि इकट्ठा कर लिया है और धमकी दिया है कि वह उस पर निर्माण कर लेगा। वादी के बार बार मना करने पर भी वो नहीं मान रहा है, लिहाजा ये उसे वाद कारण प्राप्त हुआ और वो वाद दायर किया। इतनी सी बात के लिए प्लीडिंग्स जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा 7 पेज 8 पेज की प्लीडिंग्स कहे चले जा रहे हैं, तमाम कहानियां इधर उधर की कहेंगे, नो रेलेवेंसी। आप सीधे पॉइंट पर आइए कि उसकी जमीन कैसे है और प्रतिवादी ने कब उसको धमकी दिया है और कब उसको वाद कारण प्राप्त हुआ है। उसके बाद सीधे आएंगे, उतना लिखने के बाद
ये भी लिखेंगे कि उसने अनुतोष क्या मांगा है। तो अनुतोष जनरली कॉमन होता है, इसलिए टेम्पलेट में ये लाइन आप परमानेंटली लिख सकते हैं कि प्रतिवादी को मना कर दिया जाए कि वह विवादित भूमि अक्षरांकित अ सदा नक्शाबाद पत्र में उसके कब्जा दखल में हस्तक्षेप न करे, न ही कोई निर्माण करे या किसी भी प्रकार की कोई क्षति कारित करे। थोड़ा बहुत भाषाई अंतर एक बात से दूसरे बात में हो सकता है, उतना आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कमोबेश यही बात होती है निषेधाज्ञा के मामले में जो मांगता है। तो टेम्पलेट में इतनी बात आप रहने दे सकते हैं। सिमिलरली प्रतिवादी की ओर से जब वाद उत्तर आएगा तो यहाँ कागज संख्या केवल आपको भरना रहे, बाकी ये लाइन ज्यों की त्यों रहती है टेम्पलेट में। प्रतिवादी की ओर से वाद उत्तर कागज संख्या इतना दाखिल किया। प्रतिवादी का कहना है कि, अब प्रतिवादी ने भी वैसे ही जैसे वाद आया है 8 पेज में की जगह 12 पेज में कह डाला है, एडिशनल प्लीज में कह डाला है, स्वीकार है, स्वीकार नहीं है, इनकार है, इत्यादि इत्यादि, वो सारी बातें किया है। लेकिन आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि प्रतिवादी का मुख्य कंटेंशन, मुख्य उसका अभिकथन क्या है, विवादित भूमि के संबंध में वो क्या कह रहा है। वह अपना कह रहा है या वादी का ही मान रहा है। अपना कह रहा है तो कैसे कह रहा है, ये सारी बातें जो है संक्षेप में आप लिख देंगे। और आखिर में वो दावावादी सभ्य खारिज किए जाने की मांग करता है सामान्यतया, इसलिए ये लाइन कॉमन टू ऑल प्लीडिंग्स इन WS होती है। दोनों पक्ष के प्लीडिंग्स इन ब्रीफ, फैक्ट्स इन ब्रीफ मेंशन करने के बाद थर्ड स्टेप आता है। आपने देखा फर्स्ट स्टेप में इंट्रोड्यूस किया, सेकेंड स्टेप में ब्रीफ फैक्ट्स बताया, और ये ब्रीफ फैक्ट्स एक्चुअली ब्रीफ होने चाहिए, सारी बात भी आ जाए, कोई बात छूटे भी ना, और वह जो है विथ ब्रेविटी हो, संक्षेप में हो। बहुत जितना ही व्यापक उसको बनाएंगे उनकी प्लीडिंग्स के हिसाब से, उतना ही कंफ्यूजन होगा, एग्जैक्ट पॉइंट पर आप नहीं आ पाएंगे। उसके बाद जो स्टेप आता है जजमेंट में, दोनों तरफ की प्लीडिंग्स एक्सचेंज हो गई हैं, फर्स्ट हियरिंग की डेट आप लगाते हैं और उस दिन इशूज पर सुनते हैं। कौन कौन से इशूज बनते हैं, ये इशूज वाले सत्र में मैंने आप लोगों से विस्तार में चर्चा किया था कि इशूज कैसे राइज होते हैं, इशूज क्या बनते हैं। तो आप वहाँ से आप हेल्प लेंगे इशूज बनाते समय। लेकिन जो इशूज बन गए हैं वह मेंशन करेंगे यहाँ थर्ड स्टेप पर कि उभय पक्ष के वचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिंदु विरचित किए गए हैं। ये बात आप उस जजमेंट में थर्ड स्टेप में लिखेंगे, और जितने भी वाद बिंदु विरचित किए जा चुके हैं वो सारे वाद बिंदु लिख देंगे। अब इसमें जो है आप पाएंगे कि कुछ वाद बिंदु ऐसे हैं जो सब में रहते हैं, तो टेम्पलेट में आप वो वाद बिंदु पहले से डाल सकते हैं, जिनको आपको हटाना है वो कैंसिल कर दीजिए और वो नंबर चेंज हो जाएगा।
पहला जो वाद बिंदु है वह इस तरह की प्लीडिंग्स में ये भी कॉमन ही समझिए, अगर जमींदारी टूटने से पहले से वो अपना कब्जा दखल बता रहा है तो इस तरह के जितने भी वाद आते हैं सामान्यतया इस तरह की बात वो बताएगा, तो ये उसे साबित करना होगा। दूसरा पक्ष उससे इनकार कर सकता है, वो कह सकता है कि ये नहीं काबिज हैं। तो वाद बिंदु जो बना कि विवादित भूमि पर, क्या वादी विवादित भूमि पर जमींदारी उन्मूलन के पहले से काबिज दखिल है। दूसरा वो कहेगा कि जमींदारी टूटने के बाद वह भूमि उसके साथ अंतर्गत धारा 9 UPZLR एक्ट सेटिल हो चुकी है। तो ये सेटलमेंट का एक इशू आपका बना दी। जो भी इशू बन गए, इशूज का यहाँ मेंशन आप कर सकते हैं, नंबर ऑफ इशूज, और जो लीगल इशूज हैं वो आप जितने चाहें यहाँ डाल सकते हैं। जब जजमेंट लिखाना हो तो उतने इशूज को खारिज कर दीजिए, बाकी टेम्पलेट में पड़े रहेंगे। टेम्पलेट में जो कुछ डाले रहते हैं और टेम्पलेट में ज्यों के त्यों रहते हैं। जजमेंट जब लिखाते हैं तो जो जरूरी है उसको रखिए, बाकी हटा दीजिए। उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो सामान्यतया आप मिसिंग पाएंगे। अगर कोई जजमेंट लिखा हुआ आपको पढ़ने को मिले और ये चीज मिले तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, ना मिले तो ये जान लीजिए बहुत ही जजमेंट का उसकी आत्मा है। ये पैरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पैरा है, इसको आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कोई भी विवाद जो है साक्ष्य के आधार पर, इशू तो आपने बना दिया लेकिन वादी कह रहा मेरा है, प्रतिवादी कह रहा मेरा है, तो किसका है ये तय साक्ष्य के आधार पर होगा। और साक्ष्य दो तरह के आपके सामने आएंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगा और परसेप्शन बेस्ड ओरल एविडेंस आएगा, जहां जो कोई चीज किसी डॉक्यूमेंट की विषय वस्तु है तो उसको साबित करने के लिए उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना ही सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है। और जो परसेप्शन की विषय वस्तु है वो परसेप्शन से साबित होगी। तो आप जो है, अब ये पैरा क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जान लीजिए। इस पैरा में ये मेंशन किया जाता है कि अपने अविवचनों को साबित करने के लिए अपने पक्ष में वादी ने कौन कौन से दस्तावेज पत्रावली में दाखिल किया है और कौन कौन से मौखिक साक्षी पेश किया है। उसी तरह से प्रतिवादी ने अपने प्रतिवाद पत्र के कथनों के समर्थन में कौन कौन से दस्तावेज और कौन कौन से मौखिक साक्ष्य दिया है। जब वादी का लिखेंगे तो तरीका देखिए क्या है लिखने का। वादी ने वाद पत्र के कथनों के समर्थन में सूची, यहाँ नंबर छूटा हुआ है क्योंकि वो सूची नंबर अलग अलग वाद में अलग अलग होगी, तो वो नंबर यहां डाल देंगे से। अब उस सूची में किसी सूची में 2 ही डॉक्यूमेंट हैं, किसी सूची में 15 डॉक्यूमेंट हैं, तो ये लिखना होता है कि 10 अदद या 15 अदद या 2 अदद दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल किया है। ये तरीका है कि वादी ने अपने वाद पत्र के अभिकथनों के समर्थन में सूची क्रम संख्या फला से 10 अदद दस्तावेजी सबूत
दाखिल किया है जिनकी क्रम संख्या उक्त लिस्ट में 1 ता 10 है। 1 ता 10, 1 से 10 जो है उस लिस्ट में क्रम है। अब उस लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप नज़र डालेंगे तो पता चलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपीज हैं, कार्बन कॉपीज हैं, जो कि साक्ष्य में सीधे ग्राह्य नहीं हैं। तो जब भी फोटोकॉपीज आपके सामने किसी लिस्ट से दाखिल हों तो पक्षकार से यह अपेक्षा करे कोर्ट कि वह इसका मुख्य डॉक्यूमेंट जो है जिसका फोटो है वह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मूल दस्तावेज दाखिल करे। और अगर ओरिजिनल वो दाखिल कर पाने की स्थिति में नहीं है तो फोटो प्रति के रूप में द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने का वो आधार बताए कि कैसे उसको द्वितीयक साक्ष्य पेश करने का अधिकार है। ये चीज जब तक नहीं बताता है फोटोकॉपी को आप एडमिट नहीं करेंगे। यहां पर आप एक नजर पत्रावली में डालने, हो सकता है कि कुछ दस्तावेजों पर ऑलरेडी वाद बिंदु विरचित किए जाने के समय, जबकि अपेक्षित होता है कि जिस दिन वाद बिंदु विरचित किया जाता है उस दिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर फाइंडिंग देनी होती है कोर्ट को, उसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में, उसकी रेलेवेंसी के बारे में और उसको प्रदर्शित किए जाने के बारे में। यह उसी दिन आ जाता है ऑर्डर में। लेकिन दुर्भाग्य से आपको रेयर ही कहीं मिलेगा, चूंकि आप न्यू इंट्रेंट हैं इसमें सेवा में, आप लोगों से उम्मीदें ज़्यादा हैं, लंबी सेवा है, अच्छी चीज आप सीख लेंगे तो इस न्यायपालिका का चेहरा जो है एक अच्छा दिखने में आपकी बहुत मदद होगी और आपकी भी एक अलग इमेज होगी। इसलिए अगर नहीं है कहीं तो आप उसको उदाहरण न लीजिएगा, आप अपना उदाहरण, अपना मानदंड, अपना रास्ता बनाइएगा और सहायता आप जनरल रूल से लीजिएगा, सिविल प्रोसीजर से लीजिएगा और माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों की विधि व्यवस्थाओं का सहायता लेते हुए एक अच्छा लुक आप अपने कोर्ट की निखारने की कोशिश करिएगा कि एक अच्छा मैसेज जाए कि आप जो कुछ करते हैं वो एक सिस्टमेटिक ढंग से, स्ट्रक्चर्ड ढंग से होता है। तो अगर पहले से कोई प्रदर्श पड़ा है किसी डॉक्यूमेंट पर उस लिस्ट के, तो यहाँ लिख सकते हैं कि लिस्ट संख्या फला से 10 अदद दस्तावेज दाखिल है जिसकी क्रम संख्या 2 व 3 प्रमाणित दस्तावेज पहले से प्रदर्श पड़े हैं, प्रदर्श 1 व 2 पड़े हैं। नहीं पड़ा है तो इस स्टेज पर आपको ये कर लेना चाहिए और बेहतर तो ये होगा कि जब जजमेंट आप रिजर्व कर रहे हैं उसके पहले आर्गूमेंट में जब फाइल आती है तो उसी समय देख लें कि हमारे जो पत्रावली जो रिकॉर्ड हमारे सामने है इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एग्जेप्टेड हैं कि नहीं है, उनकी एडमिसिबिलिटी के बारे में कोई ऑर्डर है कि नहीं है।
अगर नहीं है तो उस दिन कम से कम वो ऑर्डर करके तभी आप आर्गुमेंट सुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो डॉक्यूमेंट आप एडमिट करें उन पर एग्जिबिट डलवा दें, ताकि जजमेंट लिखाते समय अब एग्जिबिट नंबर से ही किसी दस्तावेज को आप संदर्भित करें, न कि उसके कागज संख्या से। ये माननीय उच्च न्यायालय ने इसको बहुत ही खराब परंपरा माना है कि सिविल वादों में कागज संख्या डॉक्यूमेंट्स का लोग देते हैं, उचित नहीं है। और उसके एडमिसिबिलिटी के बारे में कोई आदेश नहीं पारित करते हैं, और सीधे जैसे जो डॉक्यूमेंट आया जिस रूप में उसको वो मान लेते हैं और उसके आधार पर अपना निर्णय सुना देते हैं। ये गलत प्रक्रिया है। तो आप ये चेक कर लीजिए, प्रदर्श जो है डालने का ढंग सीख लीजिए। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट टू द फैक्ट्स इन इशू, दे नीड नॉट बी प्रूव्ड, उनको एज सच प्रदर्श आप डाल सकते हैं। दे आर एडमिसिबल इन एविडेंस। जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो साक्ष्य के दौरान पक्षकारों से पूछ लीजिए कि इसको साबित कराते हो कि नहीं कराया। अगर उसने नहीं कराया है प्राइवेट डॉक्यूमेंट को तो उस डॉक्यूमेंट का सहारा अपने ऑर्डर जजमेंट में लेंगे तो वो गलत होगा। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ होना जरूरी है, तो वो प्रूफ कराए तभी जो है उस पर प्रदर्श पड़ेगा, तभी वो साक्ष्य में पढ़ा जाएगा। तो इस पैरा में ये चीजें आएंगी कि लोक दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपियां अगर हैं तो और विवादक से सुसंगत हैं तो वे साक्ष्य में ग्राह्य हैं। 79 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उनके असल होने का उपधारणा करने का अधिकार कोर्ट को है। और अगर किन्हीं कारण से आपने आर्गुमेंट सुन लिया है और उस समय पाते हैं तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स पर कम से कम आप प्रदर्श आप डाल सकते हैं, वहीं प्रदर्श वहां डाल दीजिए। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके लिए फिर धर्म संकट खड़ा होगा उस समय कि पता चला पक्षकार ने जो है उस प्राइवेट डॉक्यूमेंट को साबित नहीं कराया है। तो नहीं कराया है तो नहीं कराया है, फिर उसका कोई महत्व नहीं है। ये उसका दायित्व था कि वह उसको साबित कराता। जब साबित नहीं कराया है तो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दीजिए, वापस कर दीजिए। लेकिन उसका सहारा आप न लें जो कि इनएडमिसिबल इन एविडेंस है। वैध साक्ष्य के आधार पर ही आप कोई अपना फैसला सुनाएंगे, ऐसे साक्ष्य के आधार पर फैसला नहीं सुनाएंगे जो कि ग्राह्य नहीं है। उसी तरह से निजी डॉक्यूमेंट्स का आपने देखा कि वो साबित नहीं है, तो अगर साबित किया है तो आप ये लिखेंगे कि इस दस्तावेज को PW1 या PW2 जिसने भी साबित किया है वो अपने बयान में कहा होगा उसके बारे में, तो जिस साबित किया है और सुसंगत है तो ग्राह्य है साक्ष्य में, उस पर भी प्रदर्श डाल देंगे। लेकिन अगर नहीं किया है तो अब रिजेक्ट होगा वो। उसी तरह से सिमिलरली प्रतिवादी के दस्तावेजों के बारे में भी उसी तरह का ऑब्जर्वेशन कर देंगे और ये इंश्योर कर लेंगे कि जिन भी डॉक्यूमेंट्स को आप अपने निर्णय आदेश का आधार बनाने जा रहे हैं वो प्रदर्श पड़े हुए हैं। उसके बाद मौखिक साक्ष्य में PW1, 2, 3 जो भी आए हैं, कौन आए हैं उसका बताते हुए ये पैरा खत्म हो जाएगा। अब जो है आएगा बहस। जब कि आपने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध
प्रदर्शित साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का परिशीलन किया और वाद बिंदुओं पर विचार किया। ये लाइन फ्रीक्वेंटली रहेगी आपके हर जजमेंट में। जहाँ भी अगर किसी कारण से किसी पक्ष को नहीं सुन पाए हैं तो ये बात मेंशन करेंगे कि उनको नहीं सुन पाए, उन्होंने अपनी बहस नहीं सुनाया, उनको मौका दिया गया, इत्यादि इत्यादि बातें ये लिखी जाती हैं। तो ये चीज बहस सुनने का, विचार करने का ये लाइन रहेगी। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज जजमेंट के निर्णय के लेखन में न्यायिक विवेचन होता है। ये विवेचना आप खुद करते हैं न्यायिक ढंग से कि जो साक्ष्य आया है उसका इवैल्यूएशन करते हैं और उसके आधार पर वाद बिंदुओं के संबंध में आप तय करते हैं कि ये वाद बिंदु सकारात्मक निर्णित होने योग्य है या नकारात्मक निर्णित होने योग्य है, और एक एक वाद बिंदु को उठाते हैं और उस पर अपना विवेचन निर्णय के समय देते हैं। यदि कोई वाद बिंदु पहले से डिसाइडेड है तो उसके लिए सिर्फ इतना लिख देना काफी है कि ये दिनांक फला को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा या आपने अगर किया है तो सिंपली कि ये निर्णित हो चुका है, सकारात्मक या नकारात्मक, वह इस निर्णय का अंग होगा। तो अब आप देखिए वाद बिंदु संख्या 1, 2, 3, एक एक वाद बिंदु को पकड़िए। सपोज उसके पहला वाद बिंदु है कि क्या वादी विवादित भूमि पर जमींदारी टूटने के पहले से काबिज दखील है और उस पर उसका मकान, गोटा और नाद इत्यादि जो कुछ कह के आया है कि है इस पर, तो इसको अगर साक्ष्य दोनों ओर से आते हैं और दोनों ओर के साक्ष्य का मूल्यांकन करते हैं आप और यह साबित पाते हैं कि वादी का उस पर कब्जा दखल है जमींदारी टूटने के पहले से, तो आप वाद बिंदु संख्या 1 को सकारात्मक निर्णित करेंगे। तो सकारात्मक या नकारात्मक जो भी होगा वो लिखेंगे। तो टेम्पलेट में इतनी बातें जो है रख सकते हैं। उसी तरह से वाद बिंदु संख्या 2, 3, 4 जो भी वाद बिंदु हैं उनके बारे में निष्कर्ष जब दे लेंगे। टेम्पलेट में कुछ लीगल वाद बिंदु इश्यूज ऑफ लॉ हैं, उनको बहुत सारे इश्यूज ऑफ लॉ में कॉमन कंटेंशन होता है, दोनों पक्ष की ओर से एक ही तरह का कंटेंशन आता है, तो उनके आधार पर आप एक स्टैंडर्ड उस पैरा को आप टेम्पलेट में बना सकते हैं और उसमें उस वाद बिंदु से संबंधित जो माननीय न्यायालयों की विधि व्यवस्थाएं हैं उनका उल्लेख जो है या उन रेलेवेंट पैराज का सीधे सीधे वहां पर वर्णन कर देना ज्यादा उचित रहेगा आपका कि इस तरह की बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें कहा है और इसके हिसाब से ये वाद बिंदु कैसे डिसाइड होना चाहिए, जैसे भी, तो वो आप निष्कर्ष दे देंगे और वह भी आप अपने टेम्पलेट में बढ़ा लेंगे। टेम्पलेट का पर्पस सिंपली ये है कि ज्यादा से ज्यादा वो बातें जो रिपीट होती हैं वो टेम्पलेट में पहले से ही आ जाएं और उनको बार बार ना करना पड़े। दूसरा ये कि एक स्टेप वाइज स्ट्रक्चर्ड कोई चीज है तो कोई स्टेप उसमें छूटे ना, सारी चीजें इंक्लूड हो जाएं, तो ये इससे सुविधा होती है। तो उस हिसाब से रख लें। अब आपने सारे वाद बिंदुओं पर निष्कर्ष
एक एक करके उनको सकारात्मक नकारात्मक डिसाइड कर दिया। अब उसके बाद जब सभी वाद बिंदु निर्णित हो गए, तब आप जो है एक निष्कर्ष निकालेंगे, और वह निष्कर्ष इस बात का होगा कि जो वादी आया है, जो वाद कारण लेके आया है, जो अपना वाद लेके आया है, उन चीजों को वो साबित कर पाया है या नहीं कर पाया है। अगर साबित कर पाया है तो उसका दावा डिक्री होने योग्य है, नहीं साबित कर पाया है तो खारिज होने योग्य है। तो निष्कर्ष में ये चीज, ये पैरा रहेगा कि उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि, अब आगे जो भी लिखना है क्या निष्कर्ष निकलता है। सपोज ये लिख दिए कि वादी विवादित भूमि पर जमींदारी टूटने के पहले से काबिज दखल चला आ रहा है। जमींदारी टूटने के बाद विवादित भूमि उसके साथ अंतर्गत धारा 9 भारतीय जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम सेटिल हो चुकी है, और प्रतिवादी ने उस पर कब्जा दखल की धमकी दिया है, और इस प्रकार उसका वाद कारण साबित है, दावावादी सब डिक्री होने योग्य है। ये निष्कर्ष आपने दे दिया। तो निष्कर्ष का पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेपरेट एक निष्कर्ष आखिर में आएगा। लोग इसको भी तमाम जजमेंट्स में पढ़ेंगे, पता चला शुरू में ही निष्कर्ष लिख दिया या हर जगह निष्कर्ष लिख दिया। निष्कर्ष पूरे आपके विचारण का निष्कर्ष है। ये नहीं कि हर बात पर 20 निष्कर्ष निकाल के रख दिया एक ही जजमेंट में। आपने पूरा विचारण करने के बाद क्या निष्कर्ष पाया, उस वाद के संबंध में क्या पाया, उसके दावे के संबंध में क्या पाया, ये चीज जो है एक जगह मेंशन होगी आखिर में, और वह निष्कर्ष ही आधार होगा एडजुडिकेशन का। एडजुडिकेशन जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, आखिरी पैरा है। अधिनिर्णय एडजुडिकेशन क्या करेंगे? अगर निष्कर्ष ये देते हैं कि दावावादी डिक्री होने योग्य है, तो आप लिखेंगे दावावादी डिक्री किया जाता है। कभी कभी अज्ञानतावश कुछ अधिकारी इतना लिखने के बाद छोड़ देते हैं, आगे कुछ नहीं लिखते हैं, अपना दस्तखत करते हैं और उद्घोषित करते हैं उसको, निर्णय को। तो ये गलत है। एडजुडिकेशन क्लियर होना चाहिए कि आपने दावा डिक्री किया तो वादी को दिया क्या। एग्जीक्यूट जो होगा डिक्री, ये जो एडजुडिकेशन पार्ट है, यही जो है बेस होता है डिक्री का। डिक्री में यही रहता है एडजुडिकेशन ही, और एडजुडिकेशन ही इनकम्प्लीट अगर है तो डिक्री इनकम्प्लीट है, फिर वो डिक्री सेल्फ कंटेंट डिक्री नहीं कही जाएगी। और फिर पता चला कि वादी का दावा डिक्री हुआ, तो अब वादी को क्या मिलना चाहिए एग्जीक्यूटिंग कोर्ट तय करने जा रही है। सब गड़बड़ हो जाएगा, सारा का सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा यदि आपने एडजुडिकेशन प्रॉपर नहीं किया। दावावादी डिक्री किया जाता है लिखने के बाद यह स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि प्रतिवादी को स्थायी रूप से मना किया जाता है कि वह विवादित भूमि जिसे अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट व नक्शे में अक्षर फलाफला से प्रदर्शित किया गया है में वादी के कब्जा दखल में कोई व्यवधान उत्पन्न न करे, न ही कोई निर्माण करे, न ही किसी प्रकार की कोई क्षति कारित करे। अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट व नक्शा डिक्री का अंग होगा। बड़ी सावधानी से डिक्री का अंग जो भी बनाएंगे वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सपोज आपने अधिवक्ता आयुक्त को डिक्री का अंग नहीं बनाया, अब आपने अवसद लिख दिया या वो भी नहीं लिखा, विवादित भूमि में
कब्जा दखल में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। अब विवादित भूमि डिफाइंड ही नहीं है, पता चला डी बसगिद की जमीन है, वादी ने अबस सदर लिख के दे दिया, न उसकी लंबाई है, न चौड़ाई है, न कोई चौहद्दी है, एडमिटेड मैप कोई है नहीं, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट सर फोड़ लेगा, उसके बस का नहीं है कि एग्जीक्यूट करा पावे। और यही कारण है कि जितना टाइम उसको वाद को तय कराने में लगा, उसके कई गुना टाइम एग्जीक्यूशन कराने में लग जाएगा, फिर भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा, इसलिए कि डिफेक्टिव है वो डिक्री। तो आप जो डिक्री पारित करेंगे स्पेसिफिक पीस ऑफ प्लॉट लैंड के बारे में, नंबर है तो नंबर दे करके, नंबर नहीं है तो उसकी लंबाई चौड़ाई कमीशन भेज करके और एक उसका नक्शा मंगवा लेंगे, बनवा लेंगे, रिकॉर्ड पर रखेंगे, उस नक्शे में लंबाई चौड़ाई हर चीज रहेगी और उसकी चौहद्दी पता चलेगी, को पार्ट ऑफ डिक्री बना देंगे। जब वो पार्ट ऑफ डिक्री हो जाएगा तो वह जो है जब भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एग्जीक्यूट कराने जाएगी तो उसको परवाने के साथ वो नक्शा भी जाएगा, जिसके आधार पर एग्जीक्यूट होगा और वो आसानी से वहां जा करके उस भूमि को आइडेंटिफाई करके एग्जीक्यूट करा सकता है। तो आप लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, कानून बहुत सारे आप पढ़े हैं, अच्छा सूझबूझ वाले हैं, लेकिन ये प्रिलिमिनरी सावधानियां जो हैं इन पर अगर ध्यान नहीं दिए तो कुछ ऐसी चीजें आपके व्यवहार में धीरे धीरे आ जाएंगी कि आप फिर जो महीन बातें हैं वो ध्यान नहीं दे पाएंगे और नतीजा ये होगा कि जो उद्देश्य था आपको तैनात करने का गवर्नमेंट का, वह उद्देश्य फुलफिल नहीं होगा। आपको एक एग्जीक्यूटिंग डिक्री पारित करनी है या विवाद का एक सही तरीके से निस्तारण करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका निर्णय ही विवाद का कारण बन जाए, जिससे विवाद हल होना चाहिए था वही विवाद का कारण बन जाए। इसलिए सेल्फ कॉन्टेंट डिक्री पारित करिए, उसमें हर चीज रहे और जो पेपर डिक्री का अंग बनाया जाना चाहिए उसको बनाइए, वो अपने ऑर्डर में लिखिए। तो इस तरह से आप टेम्पलेट एक एक करके बनाना शुरू कर दीजिए। बाद में आप इतने दक्ष हो जाएंगे कि आपके पास जो है 50 तरह के टेम्पलेट होंगे। जिस तरह का वाद है उस तरह के टेम्पलेट को खोलिए, उस पर एडिटिंग करिए और उसको सेव एज करके अलग फाइल सेव कर लीजिए। टेम्पलेट अपनी जगह पर ज्यों का त्यों रहेगा और आगे जितनी बार चाहें उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। धन्यवाद।